नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और सबसे पहले आपको आज की तमाम अहम खबरें बता दूं। देश के दबाव में करगिल के शहीद सौरभ कालिया के मामले में सरकार के रुख में बदलाव आया है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर करेगी। गर्मी के मौसम में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच संगम विहार में टैंकर माफिया के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। जनता पार्टी के विलय की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। नीतीश ने बयान दिया है कि बिहार में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। हालांकि लालू ने कहा कि नीतीश से कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी 50 लाख रुपए की रिश्वत देने की पेशकश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। क्या है पूरा मामला, ये आज हम आपको दिखाएंगे देश दिन भर में। साथ ही पुलिस को 7 साल से चकमा दे रही कार चोर सरगना आखिरकार इलाहाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गई है। हालांकि पुलिस उसके 5 और साथियों को तलाश रही है। फतेहपुर के कोरा घाट में खनन माफिया यमुना की धारा को रोककर खनन कर रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की लीपापोती करने में जुट गए। तो ये है आज की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, करगिल युद्ध में शहीद हुए सौरभ कालिया को 16 साल बाद, शहादत के 16 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार है। आज सुबह खबर आई कि सरकार ने उनके मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने से मना कर दिया है। हालांकि उसके बाद तमाम तरफ से विरोध हुआ और देश के दबाव के बीच शाम को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान दिया कि नया हलफनामा देकर सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सलाह लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नहीं जाने के एनडीए सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। 2 साल बाद आज ये वीडियो फिर मौजू हो उठा है, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने तय किया है कि इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाया जाएगा। एनडीए सरकार का कहना है कि इंसाफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना प्रैक्टिकल नहीं है। ये सौरभ कालिया के पिता की उस इच्छा के खिलाफ है जो वो सालों पहले न सिर्फ जाहिर कर चुके हैं, बल्कि उसके लिए बराबर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे। I was assured, I was promised so many things under the sun, but sadly all political parties are alike. कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने सरकार के इस रुख को शहीद सौरभ कालिया का अपमान बताया है। प्राइम मिनिस्टर what he said earlier, हिंदी में कहते थे, मैं आंख में आंख डालकर बात करूंगा, सिर झुकाकर बात नहीं करूंगा। आप समझते हैं सब, हम नहीं चाहते वो आंख में आंख डालकर बात करें, पर मजबूती दिखाएं। इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। बीजेपी नकली राष्ट्रवादियों की पार्टी है। बता दें कि सौरभ कालिया को मई 1999 में पाकिस्तान ने कैद कर लिया था और जब सौरभ कालिया का शव भारत को सौंपा गया तो उनके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। पूरे देश को इंतजार है कि करगिल युद्ध के शहीद सौरभ कालिया को उनकी शहादत के लिए इंसाफ मिले। बात करते हैं मौसम की। बढ़ती गर्मी की वजह से दिल्ली में कई इलाकों में लोग प्यास से तड़प रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में पानी की किल्लत कई इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आज संगम विहार के लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के सामने पानी की सप्लाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के संगम विहार के लोगों की, जो आज दिल्ली जल बोर्ड के बीआरटी कॉरिडोर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इनको पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि वो टैंकर माफिया से परेशान है। आम आदमी वादा किया था डेली 700 लीटर पानी देंगे, महीने में 700 लीटर नहीं मिला। डेली की कम 1400 रुपए का टैंकर मंगाते हैं, महीना में 2 बार सरकारी टैंकर वो भी बिक जाते हैं। लड़ाइयाँ होती है, मारपीट होती है, बहुत गुंडागर्दी होती है टैंकरों पे। लोग बाग 800 के 700 के टैंकर बेच रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने पूर्ण मैंडेट दिया है। उनका दायित्व बनता है कि अपने कुछ दलाल जो इन्होंने जल बोर्ड के कार्यालय में बैठा दिए उनको बाहर करें। जल बोर्ड के अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से जिसको पानी की जरूरत है उसको दिया जाना चाहिए।
खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली की आला अफसर शकुंतला गैमलिन के खत के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी के दफ्तर से चिट्ठी लीक हुई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली के आला अफसर शकुंतला गैमलिन ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर लैंड यूज बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एलजी को खत लिखा, तो इस मामले में बैकफुट पर आई पार्टी ने अब एलजी पर ही हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता हर मसले पर अब एलजी को घसीटने में जुट गए हैं। शकुंतला गैमलिन के शिकायती खत के मीडिया में आने के बाद आम आदमी पार्टी एलजी को घेर रही है और साथ ही बीजेपी पर भी हमला बोल रही है। एलजी के ऑफिस से ये चीजें लीक हो रही हैं, तो एलजी का ऑफिस का राजनीतिकरण होना ना तो संविधान के लिए, ना देश के लिए, ना ही इन पदों की गरिमा के लिए अच्छी चीज है। उधर बीजेपी ने इस बहाने से लोकपाल का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है। इन्होंने बहुत हाई मोरालिटी की बात की थी, बहुत ये कहा था कि हम बहुत पाक साफ लोग हैं और बहुत ईमानदारी से हम काम करते हैं। जहां तक लोकपाल का सवाल है, इन्होंने जो अपना आंतरिक लोकपाल है रामदास, उसी को हटा दिया है। चलिए, दिल्ली की राजनीति के बाद रुख करते हैं बिहार की राजनीति का। जनता परिवार के विलय में हो रही देरी की वजह से बिहार चुनाव के पहले गठबंधनों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर भी अभी तक बात नहीं बन पाई है। बिहार चुनाव के पहले सभी दलों के बीच सियासी गठबंधन को लेकर दांव-पेच शुरू हो गए हैं। आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी साथ लड़ी है और स्वाभाविक है कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे भी साथ मिलकर चुनाव लड़े। उधर जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन को लेकर अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। हालांकि लालू यादव ने कहा कि उनके और नीतीश के बीच कोई मतभेद नहीं है और बैठकर तमाम चीजें फाइनल कर ली जाएंगी। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आने की बात भी दोहराई। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है, तो जल्दी एक बैठक वहाँ करके इसका निराकरण होना चाहिए। और जो अखबारों में, बातों में, नेताओं के बयान से, चाहे रघुवंश जी हों या जो भी हों, ये सब बयान आते रहता है लोगों के। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं सकते। सामना में राहुल गांधी पर जमकर हमला किया गया है और मोदी की तारीफ की गई है। सामना में कहा गया है कि सिर्फ साल भर में मोदी ने जो निर्णय लिए हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारी शान बढ़ी है। इसे देखकर कांग्रेसियों की बोलती बंद है। सामना में पूछा गया है कि क्या देश के उद्योगपति सूट बूट छोड़कर लंगोट पहने, और अगर ऐसा हो तो राहुल, मनमोहन और अहमद पटेल को लंगोट पहनना चाहिए। मोदी जी एक तोपखाना है और ये तोपखाना देश की रक्षा करेगा, देश को आगे लेके जाएगा। तो राहुल गांधी ने अगर मोदी जी के मुंह लगना है तो जरा संभाल के लगना चाहिए। उधर कांग्रेस इस मसले को हल्के में टालती हुई दिखाई दे रही है। ये सभी भाजपा और भाजपा के सहयोगी, ये उनका काम करने का तरीका ही यही है कि अपनों पे नजर मत रखो, दूसरों पे नजर रखो। टीडीपी के विधायक ए रेवंत रेड्डी 5 लाख रुपए घूस देते पकड़े गए हैं। आरोप है कि आज हो रहे राज्य विधान परिषद के चुनाव के दौरान टीडीपी बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए रेवंत ने नॉमिनेटेड एमएलए एल्विन स्टीफेंसन को 5 करोड़ रुपए रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 50 लाख रुपए देते वक्त एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। माफ कीजिए, 5 लाख रुपए देते वक्त कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एमएलसी इलेक्शन में वोट करने की अनुमति भी दे दी है। ए रेवंत रेड्डी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एसीबी अधिकारी स्टीफेंसन के पारिवारिक मित्र के उस फ्लैट पर पहुंचे जहां डील के तहत रुपयों का लेन देन होना था। रविवार दोपहर को रेवंत ने जैसे ही स्टीफेंसन को 50 लाख रुपए नकद दिए, एसीबी अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी के अधिकारियों ने सबूत के तौर पर पूरी घटना की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। 2 दिन पहले स्टीफेंसन की एसीबी से शिकायत की थी कि रेवंत रेड्डी ने उसे घूस देने का ऑफर दिया था। बहरहाल एमएलसी चुनाव से ठीक 1 दिन पहले विधायक की गिरफ्तारी ने विपक्ष को मुद्दा थमा दिया है। आज मैं चंद्रबाबू से एक ही सवाल करूं, तुम्हारा एमएलए टीआरएस वाले के पास जाके खरीदने का, करोड़ों रुपए देके खरीदने का जो वादा करे, सबसे पहले आप मुंह से एक बात करते, हकीकत में दूसरा काम होता।
खबर मुंबई से। मुंबई की सिमी मिस्त्री की मौत का राज गहराता जा रहा है। एक हफ्ते पहले सिमी मिस्त्री की मौत 15वें मंजिल से गिरने से हो गई थी। सिमी के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। अब सिमी का परिवार अपने बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। पुलिस सिमी की मौत को खुदकुशी बता रही है, जबकि परिवार मानने को तैयार नहीं है कि खुशमिजाज जिंदा दिल सिमी खुदकुशी भी कर सकती है। परिवार के मुताबिक सिमी को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो शख्स है जो सीसीटीवी में उसके साथ दिख रहा है। कुछ बात ऐसी थी जो मेरी बेटी जानती थी उन लोगों के खिलाफ, जिसके दबाव में वो रही होगी और वही कारण से उन लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये तस्वीर सिमी की मौत के कुछ घंटे पहले की है। 25 मई की सुबह 5:58 पर सिमी अपने घर से बाहर लगे सीसीटीवी में आते हुए दिखती है। पीछे पीछे उसका दोस्त कन्हैया सिंह भी आता है। ठीक 1 मिनट यानी 5:59 में वो अपनी बिल्डिंग में एंट्री करती है और कन्हैया भी उसके पीछे आता है। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं। कुछ बहस के बाद सिमी जाने लगती है तो कन्हैया उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद सिमी अपनी बिल्डिंग में वापस चली जाती है। पीछे पीछे कन्हैया भी पहुंचता है और फिर तुरंत दोनों वापस बाहर चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद यानी 6:44 पर पुलिस कंट्रोल को कॉल आई कि त्रिवेणी टावर के 15वीं मंजिल से गिरकर एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये कि बिना सीसीटीवी की जांच के पुलिस इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई कि सिमी ने खुदकुशी कर ली है। अब उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रदेश की सबसे बड़ी लेडी सरगना को गिरफ्तार किया है। लेडी डॉन श्वेता के कई पुलिस अफसरों और नेताओं से करीबी रिश्ते के चलते उसे अभी तक कानूनी शिकंजे में नहीं लिया जा सका था। पुलिस हिरासत में अपने गिरोह के 4 और सदस्यों के साथ खड़ी इस युवती का नाम है श्वेता गुप्ता। जुर्म की दुनिया में श्वेता गुप्ता लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। उसे झूसी क्षेत्र में जिस समय हिरासत में लिया गया वो एक गाड़ी की डील कर रही थी। उस पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों 4 पहिए वाहनों की चोरी का आरोप है। 5 गाड़ियाँ बरामद हुई है और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनका जो नेटवर्क बना हुआ है वो ये है कि ये गाड़ियाँ चोरी करती हैं, या तो सीधे बेच देती हैं या फिर ये कबाड़ियों को बेच देती हैं और वहाँ कट करके ये टुकड़ों बिक जाता है और इनको लगभग पर गाड़ी 10 से 15 हज़ार का इनको सीधे बेनिफिट मिलता है। पुलिस के मुताबिक श्वेता कानपुर में रहते हुए एक्सीडेंटल गाड़ियों के कारोबार की आड़ में कारों की चोरी का गैंग चलाती थी। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त ये लेडी डॉन खुद ही पूरे घटनाक्रम पर नजर रखती है और घटना स्थल के आसपास कार से चक्कर लगाती रहती थी। आप देख रहे हैं देश दिन भर खबर उत्तर प्रदेश से, जहां फतेहपुर में कोर्रा घाट पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। यहां यमुना की धारा को बाकायदा रोककर खनन करवाया जा रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन अब पूरे केस पर लीपापोती में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कोर्रा घाट इलाके में खनन माफिया अपनी दबंगई बल पर यमुना नदी की मुख्य धारा को रोककर अवैध खनन करवा रहे हैं। लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों का दावा है कि वो आवंटित जमीन पर ही खनन करवा रहे हैं और माफिया ने नदी की धारा रोकी है। ये जमीन किसकी है? जमीन ये कोर्रा की है। ये भूमधरी कोर्रा ग्राम सभा की है और कोर्रा भूमधरी के बाद हमारा पट्टा है। खनन माफिया इतना बेखौफ है कि यमुना नदी की मोरम को निकालने के लिए उसकी धारा को रोकने के लिए एक पुल ही बनवा दिया। इस मामले में खनन विभाग से लेकर जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। और बात गुजरात की, जहां के तहसील अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों, आप खुद देखिए। गुजरात के सांबरकठा के तहसील अधिकारी आईवी प्रजापति सरेआम लोगों की पिटाई करते देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब रौब जमाने के लिए सायरन बजाते हुए गाड़ी पे निकलते हैं। जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसती है तो खुद डंडा लेकर उसको हटवाने में लग जाते हैं। अपनी हनक दिखाने के लिए साहब पहले तो सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल गिरा देते हैं। इतने पर भी इनका मन नहीं भरता तो वो बाइक के मालिक को बुलाकर उसको भरे बाजार में पीटने लगते हैं। जब ये वाकया पुलिस को पता चलता है तो वो आनन फानन में मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत करवाने में जुट जाती है। लेकिन तहसील अधिकारी के कानून हाथ में लेने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। खबर शिवराज जी के राज्य से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक 40 साल की महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला के साथ वहशियाना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 40 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप ने एक बार फिर से दिल्ली की निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। काले जादू के शक में 6 आरोपियों ने पहले महिला के साथ रेप किया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी कर दिया। उसके साथ ही बहुत ही गंभीर उसको चोट आई है
और उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा है। बलात्कारियों ने रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसको बुरी तरह मारा पीटा। पहले उस महिला को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी खराब हालत को देखते हुए उसको ग्वालियर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके खिलाफ रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर गोरखपुर के एक महिला अस्पताल में एक दिन में 5 नवजात की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं। गोरखपुर के जिला अस्पताल में मातम का माहौल है। जो माता पिता अपने बच्चों की किलकारियां सुनना चाहते थे, उनको अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दरअसल महिला अस्पताल में एक ही दिन में 5 बच्चों की मौत से अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मुंह चलना बंद हो गया, हाथ पैर हो गया। डॉक्टर यहाँ आया, दिखाया नर्स को, तो कह रही है सुबह डॉक्टर देखे हैं और इस समय डॉक्टर है नहीं। हम क्या कर सकते थे? वहाँ की फोन करके बुला के अभी नहीं आ पाएंगे। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक नवजातों को उनकी मां ने दूध पिलाकर बच्चों को गलत तरीके से सुला दिया, जिससे दूध बच्चों के सांस की नली में फंस गई और उनकी मौत हो गई। दूध पीने से पहले बच्चे स्वस्थ थे। अगर बीमार होते तो दूध पीने से पहले भी तो कुछ परेशानी होनी चाहिए, या सुबह के राउंड पे तो हमारे डॉक्टर साहब को कुछ दिखना चाहिए। अब बीजेपी के विधायक इस पूरे मसले पर अस्पताल को घेर रहे हैं। जब बच्चे अचानक मरने लगे तो ये एक इमरजेंसी अस्पताल है। यहाँ इन बच्चों के इलाज की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। न तो कोई यहाँ नर्स ऑन ड्यूटी है, न कोई डॉक्टर ऑन ड्यूटी है।